फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में पहले ही बता चुका हूँ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट की तो हम कम से कम 3-4 वीडियो से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल क्या है, नेचर क्या है मैनेजमेंट का। तो ये मैंने तो समझा दिया, मे बी आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप मेरी वीडियो जाके देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए मुझे। तो मैं बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिशनल हुआ, मॉडर्न मैनेजमेंट हुआ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया है आप सबको कि मैनेजमेंट क्या था। मैनेजमेंट एक प्रोसेस था, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे प्लानिंग हुई, ये सारे के सारे फंक्शंस हुए, उसके बाद वापस स्टार्ट हो जाएगा क्या? प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा वापस। तो मैनेजमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने जस्ट अभी बताया कैसी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती हैं। ये सब करती क्यों है एक मैनेजमेंट? ये सारा प्रोसेस को फॉलो क्यों करती है मैनेजमेंट? क्योंकि उन्हें क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल हुआ, एक प्री डिटरमाइंड गोल हुआ, उनको क्या करना है? अचीव करना है वाला गोल। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलाती हैं मैनेजमेंट का। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस, बोलूँ मैं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा? प्लानिंग। अब भाई ये तो नहीं है कि कुछ भी करने लग जाए मैनेजमेंट, कुछ भी करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले वो क्या करती हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, कि उसमें सबसे पहले क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सिलेक्ट किया जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हुआ, या फिर कोई स्टैंडर्ड वगैरह सेट करे जाते हैं कि हाँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट करे जाएंगे कि हाँ ये करना है हमें ओवरऑल। तो प्लानिंग उसके बेसिस पर होती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, उसको अचीव करने के बेसिस पर प्लानिंग होती है कि हाँ हम इसके अकॉर्डिंगली 5 साल में हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, हमारी सेल्स इतनी हो जाए, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हर साल इंक्रीजमेंट आए। तो ये सब होते हैं प्लान्स। तो प्लान क्या करते हैं कि प्लान इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। तो जब आप प्लान, मानिए आपका एग्जांपल ये बात करता हूँ कि आप अभी 12th में हैं, काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है, मे बी स्कूल गए हो नहीं गए हो, आपका एक प्लान है कि मुझे करना है। सबसे पहले तो आपका एक गोल है कि मुझे अचीव करना है 95 का स्कोर। आपके पास ये गोल है। अब आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाओगे कि हाँ मुझे दिन में बिजनेस इतने घंटे पढ़नी है, दिन में इकोनॉमिक्स इतने घंटे पढ़नी है, दिन में अकाउंट्स इतने घंटे पढ़नी है। तो ये आपने प्लान बनाया। अब उसके अंदर प्लान के अंदर कि मेरे को अकाउंट्स के चैप्टर इतनी जल्दी ये वाले ख़त्म करने हैं, एक बिजनेस के चैप्टर इतने दिनों में ये ख़त्म करने हैं, और इकोनॉमिक्स के इतने दिनों में ये ख़त्म करने हैं। तो ये आप प्लान कर रहे हो, आप एडवांस्ड में डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, और कब करना है, कि कितने दिनों में करना है, कैसे करना है। वो तो आप प्लान बनाओगे ना, कैसे करना है, कि दिन में कितने घंटे करना है, पहले ये वाला चैप्टर करना है, वो चैप्टर करना है, और करेगा कौन? आप। बट एज इन मैनेजमेंट के केस में मैनेजमेंट तो अपने एम्प्लॉय से करवाता है। तो बस यही चीज़ हो गई। तो इसमें क्या करा जाता है? प्लानिंग के टाइम पे एडवांस में डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या काम होगा, कौन करेगा, कब होगा और कैसे होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। तो इट कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। तो आपने ये तो है, आपने प्लान बना लिया कि 95% लाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे के सारे डिसीजंस ले रहे हो। बट ऐसा हुआ कि जैसे अभी एग्जाम्स एक तरह से कैंसिल ही हो गए। अब आप ऐसी सिचुएशन को तो नहीं देख पाते हो, अगर देख भी लिया तो आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब ऐसी सिचुएशन हो भी गई तो, और आप सोच रहे थे कि मेरे को यार गलत हुआ है तो कुछ चेंज तो नहीं कर पाए। तो आपने ये वाली सिचुएशन, ये प्रॉब्लम को प्रिवेंट तो नहीं करा, बट आपको अगर पहले से पता होता, आपने पहले से प्लान बना लिया होता कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप 11th की जो मार्क्स, 11th के मार्क्स, जो 12th के मार्क्स हैं, उन सब में अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ है, आप प्रॉब्लम को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट उसके लिए आप रेडी हो सकते हो, आप
प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि क्या हो सकता है आगे, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप उसके लिए रेडी हो सकते हो, आप उसके लिए कॉशियस हो सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है तो मैं ऐसा करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कुछ ना कुछ हद तक तो बच जाएगा। मतलब जो गलत हो सकता था, अगर बिल्कुल भी पता नहीं होता, बिल्कुल प्लान नहीं बनाया होता, तो जो हो सकता था वो हालांकि थोड़ा बहुत होता बट कम हो जाता, इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते। तो आई होप प्लानिंग समझ में आ गया हो। मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसका, बिकॉज आगे के चैप्टर्स, आगे की हाफ ऑफ द बिजनेस इसी पे डिपेंडेंट है, इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाला क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, बांट देना चीज़ों को। ऑर्गेनाइज मतलब करना होता है ऑर्डरली बांट देना चीज़ों को। तो ये क्या होता है कि मानिए प्लानिंग के फंक्शन जो था प्लानिंग में, उसमें तो सब कुछ डिसाइड कर दिया कि कब होना है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेगा, तो ये सब तो डिसाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टाफ वगैरह हैं, जो एम्प्लॉय वगैरह हैं, उनकी तो ड्यूटीज रहती हैं। वो थोड़ी ना है कि उनसे थोड़ी ना है कि ये बोल दिया कि हाँ ये अचीव करना है, अब तुम जैसा करना चाहो वो करो, ऐसा तो नहीं होता। अब उनको ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड ड्यूटी किसको मिलेगी, फाइनेंस के डिपार्टमेंट वालों को, और परचेज से रिलेटेड ड्यूटी किसे मिलेगी, परचेज डिपार्टमेंट वालों को। ऐसे उन्हें क्या करी जाती है, ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं। टास्कों को बांटा जाता है कि हाँ ये टास्क ये ग्रुप करेगा, कि जैसे मानिए एक डिपार्टमेंट अगर 100 लोगों का है तो उसमें से 20 ग्रुप बना दिए 5-5 लोगों के, तो उनमें टास्क बांट दिए जाते हैं कि हाँ ये टास्क आप करोगे, ये टास्क आप करोगे। तो ये क्या हुआ, उस प्लान को, जो ओवरऑल प्लान है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए पहले तो प्लान बनाए, और उन प्लान्स वगैरह को क्या करा गया, जो लोग वगैरह हैं उनको दिया गया, उनको टास्क वगैरह प्रोवाइड करे गए, उनको असाइन करी गई ड्यूटीज़। और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी मतलब कैसे बताऊँ मैं, ये अथॉरिटी ऐसे होता है कि मानिए एक बॉस है, अब वो सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है, उससे नीचे एम्प्लॉय है, तो बॉस के पास अथॉरिटी है इतनी कि वो एम्प्लॉय को ये करने के लिए, वो करने के लिए, कोई भी जो रिलेटेड टास्क हुआ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, उसे करने के लिए कोई भी ऑर्डर दे सकता है काइंड ऑफ। तो ये बॉस के पास इतनी अथॉरिटी है कि हाँ वो एम्प्लॉय से काम करवा सके। तो अथॉरिटी वगैरह, अलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब जो भाई रिसोर्सेज उन्हें करने हैं, जो भी रिसोर्सेज हेल्पफुल हैं उस ओवरऑल प्लान को अचीव करने के लिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो क्या करे जाएंगे, वो दिए जाएंगे, वो लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे। किस लिए, जो प्लान वगैरह है उसको कैरी आउट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट वाइज ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं, टास्क को प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, लोगों को एक तो ग्रुप में बांट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको टास्क दिया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये देखता है कि सारा का सारा काम ऑर्गेनाइज्ड वे में बांट दिया जाए ताकि एक पर्सन पे लोड नहीं आए। तो ऑर्गेनाइजिंग का काम यही होता है। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग। अब भाई ठीक है, हमें काम भी पता है, हमें यही पता है कि हमें बंदा ऐसा चाहिए। अब मानिए वो वाला बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, वो तो नहीं है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को वो पर्सन बाहर से हायर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, स्टाफ नाम से में तो चल रहा है, स्टाफ एम्प्लॉयज़ वगैरह देखने पड़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल पोजीशंस, सारी की सारी पोजीशन जो भी रिक्वायर्ड हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन प्लान को अचीव करने के लिए जो कि दिए गए हैं, वो सारी की सारी पोजीशन जो भी रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल। ओके, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि जो भी पोजीशन वगैरह रह गई हैं, फिल नहीं हो पाई हैं और उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की, तो वो क्या करेगी, हायर करेगी। एक क्राइटेरिया सेट करेगी कि हाँ इतना क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे मानिए उसके कोई एग्जाम्स होते हैं ना रेलवे के, तो 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें, और क्वालिफाइड पर्सनल की उसकी वो उसने क्या ऐसा क्वालिफाई करा है, जैसे 12th क्वालिफाई कर ली उसने, अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर ली, और उसके पास स्किल्स कैसी कैसी हैं, उसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, उसे रिक्रूट किया जाएगा। तो ये स्टाफिंग का प्रोसेस क्या देखता है कि सही पर्सन आए। ये नहीं है कि फाइनेंस का पर्सन चाहिए था और हम उठा लाए, किसका, प्रोडक्शन का या परचेज का उठा लाए, या हमें मार्केटिंग का चाहिए था और हम फाइनेंस का उठा लाए,
ये नहीं, तो वो देखते हैं कि एक राइट पर्सन होना चाहिए और राइट क्वालिफिकेशन के साथ होना चाहिए। राइट क्वालिफिकेशन मतलब उसको, ठीक है, आपको पता है कि एक फाइनेंस में 12th में भी फाइनेंस है और जो CFA वगैरह लेवल के कोर्सेज होते हैं उनमें भी फाइनेंस है। अब मानिए कि उनको चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस का बंदा। अब ये तो नहीं है कि वो 12th वाले फाइनेंस को उठा लेंगे, फाइनेंस जो बच्चा पढ़ चुका है थोड़ी बहुत उसको उठा लेंगे, नहीं भाई, उन्हें क्वालिफिकेशन एकदम बेस्ट चाहिए। उन्हें क्वालिफिकेशन एकदम बेस्ट चाहिए, तभी तो काम क्या होगा, बेस्ट होगा। तो वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही एक राइट पर्सन को चूज करके लाएंगे, रिक्रूट करेंगे या फिर चूज करेंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही एक राइट पर्सन को। तो आई होप स्टाफिंग का प्रोसेस समझ में आ गया हो। तो भाई अब मानिए, अब क्या है, अब हम स्टाफ को भी या फिर एम्प्लॉय बोलूँ मैं, जो भी क्वालिफाइड पर्सोनल था उसे हम लिया है, उसे हमने जॉब दे दी। अब भाई वो नया है, अब उसे इतनी अच्छे से काम नहीं पता, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी बहुत पता है बट इतनी अच्छे से नहीं पता। अब उससे कोई गलती हो गई थोड़ी बहुत, तो ये फोर्थ फंक्शन क्या करता है, उसको डायरेक्ट करने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि मानिए उससे कोई गलती हो गई, थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो उसे गाइड करने में, अब मानिए उसका मोटिवेशन लेवल कम होता जा रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत काम कराते हैं, इसके हिसाब से तो सैलरी भी नहीं देते, मोटिवेशन लेवल हुआ। अब देखना कि वो कुछ बैठ के, जैसे मानिए उसे कुछ काम करना था, वो बैठ के आराम से ऑफिस में AC में सो तो नहीं रहा, ये सब देखना, सुपरवाइज करना, इन्फ्लुएंस करना कि हाँ उससे सर पे रहना, कि उसे पता रहे कि यहाँ एक उससे अपर बॉडी है जो कि उसे क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कोई डिसीजन लो या नहीं लो। लीडर बनना मतलब उस एम्प्लॉय को अगर वो डायरेक्शन से हट रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने वाली डायरेक्शन से हट रहा है, तो उसे क्या करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन वगैरह प्रोवाइड करना होता है, लीडरशिप प्रोवाइड करना होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है एक एम्प्लॉय को। तो डायरेक्टिंग नाम से पता चल रहा है, उसको डायरेक्शन देना, नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन देना, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। वो डायरेक्शन से हटे तो उसको वापस डायरेक्शन पे लाना। अब मोटिवेशन वो अच्छी वाली भी दे सकता है, एक जो बॉस है वो अच्छी वाली भी दे सकता है कि हाँ अगर तुम इतना अच्छा काम करोगे तो हाँ तुम्हारे को बोनस मिलेगा, अलग से बोनस वगैरह मिलेगा, एक अलग से पर्क्स वगैरह मिलेंगे। पर्क्स एक फाइनेंशियल टूल है मोटिवेशन का, वो आगे जाके पता चलेगा आपको। और अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, ये नेगेटिव वाली बता रहा हूँ मैं, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो डिमोशन हो जाएगा या फिर आप जॉब से भी निकल सकते हो। तो ये सब होते हैं मोटिवेशन के टूल्स वगैरह, मोटिवेशन की स्ट्रेटेजी। तो आई होप डायरेक्शन भी समझ में आ गया हो, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। अब हमारा लास्ट बचा है कंट्रोलिंग। ओके, तो अब क्या है, मानिए प्लान हो गए थे, उनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज भी कर दिया गया था, ड्यूटीज़ को असाइन भी कर दिया गया था, स्टाफ वगैरह नहीं था तो स्टाफ वगैरह को भी रिक्रूट कर लिया गया था और अच्छे से डायरेक्शन भी दी गई थी। अब मानिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए, स्टैंडर्ड्स जो थे अचीव, स्टैंडर्ड्स आर अचीव्ड, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड्स वगैरह अचीव करने थे, जो भी उन्हें काम करना था वो सारा काम हो गया। तो अब क्या देखेंगे, कंट्रोल में क्या है कि जो एक्सपेक्टेड टास्क था या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलूँ मैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी समझा दूंगा कैसे, वो इक्वल है ये नहीं है एक्चुअल कंडीशन के, कंडीशन बोलूँ या रिटर्न बोलूँ। ओके, इसका मतलब क्या है, ओके कंट्रोलिंग में क्या है, मानिए एक फॉर्म को बनाना था 5000 यूनिट, बेसिक एग्जाम्पल एक बात करते हैं, एक फॉर्म को बनाना था 5000 यूनिट और काफ़ी एफिशिएंटली बनाना था और काफ़ी इफेक्टिवली बनाना था। एफिशिएंट इफेक्टिवनेस बता चुका हूँ मैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिजनेस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी अब पहली वाली वीडियो जाके देखिए मैनेजमेंट की, उसमें बताया है मैंने और अच्छे से बताया है मैंने, एक्सप्लेन करा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, तो हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। तो कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि जैसा प्लान्ड था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं लिखता मैं, यहाँ पे प्लान्ड लिखता हूँ, जो प्लान्ड आउटकम था, जो प्लान्ड आउटकम था कि हाँ हमें बनानी है 5000 यूनिट, जो प्लान्ड आउटकम था वो इक्वल है कि नहीं एक्चुअल आउटकम के। मतलब 5000 यूनिट बनानी है और हमसे बनी मानिए 4500 यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन से बनी 4500 यूनिट,
तो अब ये जो प्लान करा था उसके बराबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्लान कितने का रहेगा था? 5000 यूनिट्स का, ठीक है, और बनी कितनी? 4500 यूनिट्स। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग में करा जाता है, दिस फंक्शन एंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट सेट। टारगेट सेट क्या करा गया था? 5000 यूनिट। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रहे हैं साथ साथ, जो साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स जब पूरे होते हैं थोड़े थोड़े, तो उनको क्या करा जाता है? उनको चेक करा जाता है, एक्चुअल रिजल्ट देखा जाता है। एक्चुअल रिजल्ट को क्या करा जाता है? देखा जाता है कि वो प्लान्ड रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, प्लान्ड रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, एक्चुअल रिजल्ट को देखा जाता है। तो कंट्रोलिंग में यही होता है कि अगर कोई भी, जैसे मानिए इस डायरेक्शन में जाना था, इस डायरेक्शन में जाना था और मैनेजमेंट गलती से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने लगी, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने लगी कि हाँ अब भाई इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने लगी, और जाना कहाँ था? यहाँ जाना था। ओके, तो अब वो देखते हैं कि ये डायरेक्शन में क्यों जाने लगी, क्यों जाने लगी, कोई डेविएशन वगैरह आया तो क्यों आया? यहाँ पे 5000 बनानी थी, 4500 यूनिट्स क्यों बनी? ऐसा डेविएशन क्या आया? डेविएशन मतलब ऐसा मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक क्यों हुई? तो डेविएशन क्यों आया? उस डेविएशन को वो क्या करेंगे? करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमें 5000 बनानी थी, हम 5000 बना के देंगे, 4500 यूनिट्स हमें क्या करना? 5000 ही बनाएंगे हम। तो कंट्रोलिंग में सिर्फ यही होता है कि प्लान्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से मेजर करना, चेक करना, उसके बाद डेविएशन वगैरह ढूंढना कि मिस्टेक हुई है तो क्यों हुई है। पहले तो मिस्टेक ढूंढेंगे कि हाँ मिस्टेक हुई है, जैसे हमें पता चला 5000 की जगह 4500 बनी है, तो मिस्टेक ढूंढी हमने। अब मिस्टेक के बाद हम ये ढूंढेंगे कि हुई है तो क्यों हुई है मिस्टेक। ओके, अब ये पता चल गया कि ये मिस्टेक इसलिए हुई है, तो अब क्या करेंगे? वापस उसको एक्चुअल आउटकम को प्लान्ड आउटकम के बराबर लाने की कोशिश करेंगे, सारी डेविएशन वगैरह को हटाकर। तो कंट्रोल का प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी आइडिया हो कि हाँ आप सर ये वाली वीडियो बनाइए नेक्स्ट, मुझे इस वाली वीडियो में काफ़ी दिक्कत है, तो वो सब तो भाई मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। आप ही बताएंगे मुझे कि कौन सी वीडियो आपके ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और रेकमेंड भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तो आई होप आपको पूरी समझ में आ गई हो और आई होप आपका दिन अच्छा जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।